नमस्कार, वी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है प्रणाम देवभूमि का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खटीमा से। खबर सामने आई है जहां पर एक अब जो बालक गुम हो गया था उसकी बरामदगी हो चुकी है। बता दें कि महज 24 घंटे के अंदर ये बरामदगी हुई है। दरअसल शहर से लापता बालक को पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही सकुशल बरामद कर लिया है। बालक बस में सवार होकर पिता के घर खटीमा जा पहुंचा था। पुलिस पारिवारिक स्थिति का पता लगाकर बालक तक पहुंची। पुलिस के इस कार्य की हर तरफ सराहना की जा रही है। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह फरियाल ने बताया कि 17 अगस्त को जामा मस्जिद वार्ड निवासी शाजिया का 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रजा घर से लापता हो गया। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज करते हुए लापता बालक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को खोजबीन करते हुए पता चला कि साजिया को जो है 2 शादी हुई है साजिया की, और साजिया का पहला पति भूरा वर्तमान में खटिका के चारू बेटा में रहता है। मोहम्मद रजा भूरा का ही पुत्र है, जबकि वर्तमान में साजिया ने दूसरा विवाह मुख्तार के साथ किया है। मुख्तियार का घर खटीमा खानकाह के पास है। साजिया की पारिवारिक स्थिति का पता लगाने के बाद पुलिस ने खटीमा में सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पुलिस को पता चला कि मोहम्मद रजा खटीमा कोतवाली के पास सामने बस से नीचे उतरा है। जिसके बाद वरिष्ठ उप निरीक्षक ने मुखबिरों के जरिए साजिया के दूसरे पति मुख्तियार के घर जांच करवाई। मोहम्मद रजा मुख्तियार के घर में होने की पुष्टि पर पुलिस टीम ने खटीमा खान का पहुंचकर लापता बालक को सकुशल बरामद किया। कल 18 अप्रैल को एक साजिया नाम की महिला थाने पे आई थी। उसके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसका पुत्र, इसका नाम मोहम्मद रजा, तो 9 वर्ष का है, वह घर पर नहीं मिल रहा है, कहीं जो है गायब हो गया है। जो बच्चा गायब हुआ था परसों से गायब हुआ था, जब कल तक नहीं मिला था। इसके बाद उसकी माँ जो है तो यहाँ थाने तक आई, तो इसमें मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे द्वारा जो है टीम गठित की गई और कई जगह सीसीटीवी कैमरे देखे गए। बच्चे के साथ जो स्कूल जाते थे बच्चे, उनसे भी बच्चे के संबंध में पूछताछ की गई। तो इसी दौरान कुछ बातें किसी प्रकाश में आएगी। पूर्व में बच्चा जो है खटिया में रहा था, लेकिन उस समय बहुत छोटा था कि उसकी पूरी खानदान वहाँ रहती है। हो सकता है बच्चा वहाँ जा भी सकता है। तो मेरे द्वारा जो है, चूँकि मैं पूर्व में खटीमा में तैनात रहा था, मैंने बच्चे का फ़ोटो और उससे संबंधित डिटेल अपने जानने वालों को खटीमा में भेजी थी। खटीमा के कुछ लोगों द्वारा इस पर बहुत अच्छा काम किया गया और आज उनके द्वारा मुझे ये सूचना दी गई कि जो ये बच्चा है ये अपने किसी जानने वाले के या पूर्व में जो है जिनकी माँ जिनके साथ रही थी वहाँ, उनके घर पे पहुँचा हुआ है। तो आज मैं यहाँ से गया था, तो बच्चा मुझे इस्लाम नगर नई बस्ती खटीमा में मिला और मैं बच्चे को लेके सकुशल जो है थाने पहुंचा हूं और उसकी मां को बुलाकर बच्चे को उसके सुपुर्द किया और बच बरामद किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है इससे जनजीवन व्यस्त अस्त हो चुका है। डोईवाला में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि रानी पोखरी में वैकल्पिक मार्ग बाढ़ की चपेट में आने से बह गया है। जिसके बाद रानी पोखरी पुलिस ने नए पुल पर वाहनों का संचालन शुरू कर दिया है। देहरादून रायपुर भोगपुर मार्ग भी बारिश के कारण बंद होने से पुलिस और लोक निर्माण विभाग इस मार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से डोईवाला की सभी नदियां उफान पर है, जिसके चलते डोईवाला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डोईवाला की सौंग, सुसवा, जाखन सभी नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शासन प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि नदियों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला लगातार क्षेत्र में प्रशासन की टीम के साथ बने हुए हैं। सौंग नदी, सुसवा नदी के साथ ही जाखन नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसको देखते हुए क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डोईवाला उप जिलाधिकारी कोतवाल डोईवाला के साथ ही डोईवाला नगर पालिका की टीम लगातार क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। कल रात से लगातार बारिश होने से जो ये पुल था वैकल्पिक ये बह गया और रात ही से हमारी पुलिस टीम लगातार यहाँ बनी हुई है और लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। किसी भी वाहन को इधर से आने जाने नहीं दिया गया और वैकल्पिक के तौर पे ये जो ऊपर निर्माणाधीन पुल था जो अब बन करके तैयार हो गया है, ऐसे छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।
भोगपुर जो बिडालना नदी है उसे भी हमने रात में बंद कर दिया था, उसमें भी पानी बढ़ गया था, जिसमें निर्माणाधीन पुल बन रहा है। तो थानों और भोगपुर रोड को कल रात में ही हमने लगभग 6-6:30 बजे में बंद कर दिया था। रायपुर के पास पुल टूटा है? रायपुर जो उसके पास जो पुल है स्पोर्ट्स कॉलेज के पास, वो टूट चुका है और वहाँ से किसी वाहन को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी जो ऋषिकेश से देहरादून जाने वाला जो छोटा वाहन अभी इसी पुल से होकर जा रहा है। जो बड़ा वाहन है वो बाई नेपाली तरह देहरादून जाएगा। अब देहरादून से बाई नेपाल तरह लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि सावधानी बरतें, क्योंकि अभी और भी अनुमान है कि बारिश लगातार हो रही है, तो पानी बढ़ने की संभावना है। तो क्षेत्र के अंदर बहुत ख़राब है इस समय। जो पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, जो छोटी छोटी जो नदियाँ जो कभी नहीं आती थी, वो नदियाँ भी आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। इस समय सभी को सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है। वो तो भला मुख्यमंत्री जी का, हमारे दामी जी का, जो उन्होंने 6 महीने के अंदर इतनी जल्दी अपना इतने शासन प्रशासन से लेकर इतने जल्दी पुल को बना दिया और व्यवस्था बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल पड़ी। हाँ, वैकल्पिक रात को 10:30-11 बजे करीब यहाँ पे जैसे ही पुल बहने लगा, उस समय हमारी जो स्थानीय पुलिस थी, उन्होंने आके तुरंत ही यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के कोई अनहोनी ना हो जाए, उन्होंने तुरंत ही इस मार्ग को चालू कराया, इस नए पुल को चालू कराया, ताकि कोई जनजीवन प्रभावित ना हो। अब मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, नए पुल का आनंद लें और जनता को हाय तौबा ना बचाएं। अपना देखो, दुख सब पे आता है, दुख सहने की शक्ति भी भगवान देते हैं, और ऐसा नहीं है। पुल सब चल चुका है आपका, और जगह सारे पुल जो लगातार बारिश हो रही है वो पुल टूट रहे हैं, सारे नुकसान हो रहा है, और हमें तो एक नया पुल दिया है भगवान ने। इसको ही जब सूचना मिली तो हमारे अपने तहसील प्रशासन के अधिकारी, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवक संघ इस पर लग गए थे सुरक्षा के लिए। और ये सोंग नदी का पानी बहुत बढ़िया केशवपुरी बस्ती में काफ़ी नुकसान हो गया है और काफ़ी लोगों को घरों को सुरक्षित उनको बचा दिया गया है। सभी परिवारों को अभी हमने कहीं उनके लिए व्यवस्था कर दी है, बारात घर में रहने की व्यवस्था कर दी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करवा दी है। लेकिन अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, कि लगातार पानी बरस रहा है, बादल ऊपर फट गया है, ऊपर के पहाड़ के गांव में भी, धारकोट पे भी, और गंदा पानी हल्द्वाड़ी में भी कुछ घरों में नुकसान हुआ है। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हम सुबह से यहाँ पे हैं, जौली में भी, जौली गांव में भी काफ़ी घरों में पानी भर गया है। इधर तहसील के पास जो हमारा निर्माणाधीन है उसके काफ़ी घरों में पानी घुस गया है। हमारे वन विभाग के हमारे कर्मचारी और SDRF लगातार सुरक्षा के लिए लगातार लगी हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। मुख्यतः 2 क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। एक तो केशवपुरी एरिया है, वहाँ पर पानी आया था, उसकी वजह से कुछ लोगों को शिफ्ट करवाया गया है जो नदी तट के नज़दीक रहते हैं। उनके खाने और रहने की व्यवस्था सरकारी संस्थानों में की जा रही है। दूसरा एरिया एयरपोर्ट के आसपास का है, हालांकि वहाँ किसी जानमाल या किसी संपत्ति की क्षति नहीं है, लेकिन जाखन नदी का पानी बढ़ने से वो सड़क पर आ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी जलस्तर बढ़ने से छोटा मोटा नुकसान की सूचना है, जिसमें संबंधित टीम मौके पर उपस्थित है और कार्रवाई कर रही है। हाँ, सनगांव सिंधवाल गांव की रोड बंद है, उसमें PWD को निर्देशित कर दिया गया है रोड खोलने के लिए। इसी तरीके से जहाँ जहाँ रोड बंद हो रही है वो संबंधित विभाग को आदेश दिए जाने। रायपुर थानों भोगपुर के बीच में जो बिडालना नदी है वो भी सड़क बंद कर दी गई है। हाँ, वो तहसील सदर में आती है। व्यवस्था बनाई जा रही है अधिकारी मौके पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर से है, जहां पर दलित समाज एक बार फिर भड़क गया है। दरअसल बता दें कि राजस्थान में जो घटना हुई, इसको लेकर दलित समाज ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। राजस्थान में दलित छात्र की शिक्षक शैलू सिंह के द्वारा मारकर जिस तरीके से हत्या की गई, इस मामले में दलित समाज के दर्जनों लोगों ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर शिक्षक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दलित समाज ने आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कहा है कि तत्काल सरकार इस तरह हो रही घटनाओं पर रोक लगाए और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर समाज को एक अच्छा संदेश दे। साथ ही दलित समाज के लोगों ने ज्ञापन में मांग की है कि मृतक के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। बताते चले कि राजस्थान में दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या के विरोध में सितारगंज क्षेत्र के दलित समाज के लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ प्रदर्शन कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। 9 वर्षीय इंद्र मेघवाल बच्चा था, उसे स्वर समाज के एक व्यक्ति द्वारा शैलू सिंह जो वहाँ का अध्यापक था,
पानी पीने की मटके में जो पानी था और भीषण गर्मी की वजह से बच्चे ने जो पानी पिया उसके हाथ लगाने के कारण उसको इतना बेरहमी से उस लड़के का पिटाई किया और 24 दिन तक वो अस्पताल में रहा और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा और आखिरकार अपनी ज़िंदगी की जंग को हार गया। क्षुब्ध है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो दलित समाज के साथ निरंतर हत्याएं हो रही हैं, दलित समाज के साथ में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं जगह जगह, तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदया के जो हमने अभी ज्ञापन दिया है उनके माध्यम से ये मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम सब लोगों की फांसी की सज़ा की मांग है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बाजपुर में लगातार हो रही बारिश ने तांडव मचा दिया है। लोगों का वहां पर जीना दुश्वार हो चुका है। इतनी बता दें कि बारिश हो रही है कि वहां पे लोग अब डरे सहमे हैं। और जिस तरीके से बताते चले कि लगातार देर रात से बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक वो बारिश ने अपना तांडव मचा दिया है। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बाजपुर की लेवड़ा नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। यही कारण है कि लेवड़ा नदी के पानी से नैनीताल रोड और वार्ड नंबर 13 में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। यही कारण है कि बाजपुर की लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पानी ने नैनीताल रोड पर बाढ़ का रूप ले लिया है। तो वहीं बाजपुर के वार्ड नंबर 13 में जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही है। कल जो है हमारे पहाड़ में जो है अत्यधिक बरसात हुई है, जिस कारण जो है आज जो है लेवड़ा नदी में जो है पानी अधिक आ गया है और हमने इसकी लेवड़ा नदी की सफाई भी कराई है। तो जिससे पानी की निकासी तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी जो है निकासी का एक लेवड़ा नदी ही है जिसके द्वारा जो है पानी की निकासी हो सकती है। पूरे पहाड़ का पानी जो है इसी नदी के द्वारा जो है निकला जाता है। जब अधिक मात्रा में बरसात होती है तो निश्चित तौर पे जितना पानी निकलना चाहिए था नदी में उतना नहीं निकल पा रहा है। और इसके लिए अभी मेरी जो सिंचाई विभाग से बात हुई है तो कहा मतलब जितना JCB वगैरह सफाई हो जाए उतना बेहतर है, पानी जल्दी से निकासी हो जाए। अतिक्रमण के संबंध में तो हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है इतने सख्त निर्देश हैं कि तत्काल प्रभाव से जो इनको तोड़ दिया जाए और हमारी कोशिश भी है और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इनको जल्दी जल्दी यहाँ से नदी से हटाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, उधम सिंह नगर से खबर सामने आई है जहां पर अनवर कर्मियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें कि उनका लगातार जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है इसके लिए अब उन्होंने अपनी आवाज खोल दी है। पिछले 1.5 साल से माफ कीजिएगा पिछले 1.5 माह से खटीमा के वन व्यवसायियों की लकड़ी टालों की जांच के नाम पर रेवन्यू निकासी पर लगी रोक के खिलाफ वन व्यवसायी संघ के द्वारा खटीमा वन रेंज कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया गया। इस अवसर पर वन व्यवसायियों ने वन विभाग द्वारा लकड़ी के रेवेन्यू पर निकासी पर वन अधिकारियों द्वारा लगाई गई रोक हटाने व खटीमा के लकड़ी व्यवसायियों पर वन विभाग द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे वापस किए जाने की मांग की। हम आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पिछले 1.5 माह से अवैध लकड़ी कटान रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा खटीमा लकड़ी टालों पर जहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है, वहीं इस दौरान वन व्यवसायियों के रेवन्यू निकासी व लकड़ी चिरान पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जांच उपरांत 32 लकड़ी व्यवसायियों पर वन अधिकारियों ने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। वन विभाग की कार्रवाई से परेशान वन व्यवसायियों ने शनिवार को खटीमा वन रेंज कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर आक्रोश अपना जताया। कार्रवाई है ये गतिमान है और सोमवार तक जो है इसको जो है 11 बजे के बाद शायद आदेश हो जाएगा, टीपी खोल दी जाएगी वन व्यवसायियों को। और मेरे द्वारा इनको जो है बता भी दिया गया है कि जो मौके में जो प्रकाश जो फाइलों में जो फर्द बरामदगी बनाई गई है और ड्रोनों में ऐलान किया गया है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी प्रकाश भिन्नता पाई जाएगी या रवना नहीं पाया जाएगा तो उसको जो है उसकी टीपी रोक करके बाकी लोगों की जो टीपियाँ हैं उसको खोल दी जाएगी। इसमें किसी तरह का वो नहीं होगा। तो जी हाँ, जो अनियमितताएँ हैं जो यहाँ पे मौके पे जो हुई हैं उसके अगेंस्ट चल रहा, जो 40 साल पुराना जो ये चल रहा था स्टॉक रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन ये लोग करेंगे और आगे जो भी है जिस तरह से ऊपर से उच्चाधिकारी निर्देश देंगे उसी अनुसार जो है आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जो है मिल जाएगी रात जो है सोमवार को 11 बजे बाद फाइलें जो है 2-4 फाइलें बची, बाकी फाइलों में जो काम हो चुका है और जो फाइलें जो बची हुई हैं उनमें जो है आज भी कार्रवाई चल रही है, मिलान किया जा रहा है रवन्यों से जो है जो हमारी फर्द बनी गई है। उसके अलावा जो है सोमवार को ही इसका जो है निराकरण हो जाएगा। इससे 3 दिन पहले एडीएम के माध्यम से वन मंत्री जी को
और मंडी समिति अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि हमारे अगर 3 दिन के अंदर ट्रांजिट पास हमें नहीं मिलता है तो सभी व्यापारी धरने पे बैठेंगे। इसी के तहत आज सभी व्यापारी लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। अभी हम 3 दिन सांकेतिक धरने पे बैठेंगे। 3 दिन बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है उसके बाद फिर हम अनशन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे 3 दिन बाद अमर अनशन पर बैठेंगे। तो अभी हमारे ऊपर 35 से 40 दिन हो गए। हमारे जांच के नाम पर सब व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों को ना लकड़ी बेचने दी जा रही है, ना व्यापारी को लकड़ी खरीदने दी जा रही है, ना ही लकड़ी चरान की हमें कोई अनुमति दी जा रही है। निगम के उनको लॉट में उठाने की उससे पेनल्टी पड़ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सितारगंज से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि किसानों को फसल बिक्री के लिए अब जो है पंजीकरण शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि सितारगंज सरकारी तेल कांटों पर किसानों की फसल बिक्री के लिए आरएफसी ने विपणन विभाग कार्यालय पहुंचकर किसानों के पंजीकरण के लिए वाहन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि आरएफसी के पोर्टल पर पंजीकरण चढ़ने के बाद एसडीएम के पोर्टल से मिलान कराया जाएगा, जिसके बाद बाहरी व्यक्ति धान की फसल सरकारी कांटों पर नहीं बेच सकेंगे। शनिवार को आरएफसी वीएस चलाल कृषि उत्पादन मंडी समिति में विपणन कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि धान तोल के लिए किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है। पूर्व में भी किसानों के पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आईएफसी लिंक नहीं होने के कारण पेमेंट की परेशानी हो रही है। इस बार किसानों की जमीन का रकबा, मोबाइल नंबर, आईएफसी कोड, फोटो, खसरा खतौनी सभी तरह के कागज पोर्टल पर अंकित किए जा रहे हैं। पंजीकरण के बाद वह किसानों से जुड़ी डिटेल्स का सत्यापन एसडीएम के पोर्टल से कराएंगे। एसडीएम के एटीएम के पोर्टल से जो मिलान होने के बाद ही सरकारी कांटों पर तोल शुरू की जाएगी। कच्चा आदतियों के लिए भी इस तरह के नियम बनाए गए हैं। आरएफसी ने बताया कि दोबारा पंजीकरण होने से जिन किसान खाताधारकों की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों का सत्यापन भी हो जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने भूमि विक्रय कर दी है उसका भी पता आसानी से चल पाएगा। जो आने वाले धान के सीजन में या जब भी गेहूं का सीजन, धान का सीजन आता है तो हमारे किसानों का रजिस्ट्रेशन हमारे आरएफसी के पोर्टल पर नहीं होता है, इसलिए आरएफसी के पोर्टल पे स्पेशली किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कुछ पहले भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन उसमें ऑनलाइन पेमेंट का बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई लोगों के खाते नंबर नहीं थे या उनके आईएफएससी कोड नहीं थे, मोबाइल से लिंक नहीं था। और इसमें जितने भी लोगों का पंजीकरण हो रहा है, इसमें किसानों के टोटल रकबा कितना है, खाता खतौनी का नंबर इसमें ऐड होगा, मोबाइल नंबर ऐड होगा, साथ ही इनके पासबुक और आईएफएससी कोड भी इसमें ले रहे हैं और इनका फ़ोटो भी लगेगा। किसानों का खाता खतौनी की नकल भी आएगी। तो इससे हमारे एक तो किसानों की जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनकी गणना भी हो जाती है और उनका सारे बायोडाटा अपडेट हो जाता है। कुछ लोगों का पहले भी इसमें हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, किंतु उनका कई लोगों की वल्दियत चेंज हो गई। जैसे पहले पिता के नाम था, अब लड़कों के नाम ज़मीन आ गई, या किसी ने कुछ ज़मीन बेच दी तो अगला कोई काश्तकार उसमें ऐड हो गया। तो उन लोगों का भी इसमें जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ताकि जो आगे आने वाले समय में जब भी हम कभी पैडी या गेहूं या धान लेते हैं तो हमारे पोर्टल पे उनका नाम रहेगा। इस वक्त के प्रणाम देवभूमि फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीएन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।